दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार साइंस टेक, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पर्यावरण और पारिस्थितिकी एमसीक्यू ये हम चलाएंगे कुछ दिन तक। अब तो इसी क्रम में आप देखिएगा। तो आज विज्ञान प्रौद्योगिकी का है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो भाग छूट गए थे और जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है वो एमसीक्यूज़ हम कराएंगे आपको आज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने विकल्प जो आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में, जो लाइव कमेंट चल रहा है उसमें लिखते चले जाएं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी का स्तर कैसा है। पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? तो देखिए, पोषण की मुख्यतः ये 4 विधियां हैं, जिनमें से ये 3 विधियां जो हैं ये जंतु में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण ये वनस्पति में होती है पोषण की यह प्रक्रिया, और हरे पौधे जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि पोषण की जंतुओं में नहीं पाई जाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा, बाकी तीनों जंतुओं में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे परजीवी पोषण की। परजीवी मतलब एक जीव जब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए। मृतोपजीवी अर्थात जो मृत पदार्थों या मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे अब घटक आदि हो गए। बी पूर्णभोजी होता है, जो हम लोग हैं, जो अक्सर जो शाकाहारी, मांसाहारी या अन्य प्रकार के जो जीव हैं, जो वनस्पतियों आदि से भोजन प्राप्त करते हैं ठोस या तरल अवस्था में, या मांस आदि से भोजन प्राप्त करते हैं तरल या ठोस अवस्था में, उसको हम पूर्णभोजी पोषण या प्राणी संपोषण भी कहते हैं। तो पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं? पूर्णभोजी पोषण को। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, या पोषक तत्व कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन सामने हैं, आप लोग उत्तर दे लीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, विभिन्न जो पोषक तत्व हैं उनका विभिन्न कार्य रहता है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोस्तों, ये ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन जो है वृद्धि में योगदान देता है। क्या करता है? वृद्धि में योगदान देता है। ये कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिका को जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका मरम्मत करने में प्रोटीन। खनिज और विटामिन दोस्तों, ये उपापचय, ये डाइजेशन सिस्टम हो गया, और प्रतिरक्षा तंत्र, आपका इम्यून पावर, इससे संबंधित हैं खनिज और विटामिन जो हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, या वसा भी होता तो वो भी सही रहता। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः 4 वर्गों में। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ, देखिए इसमें 2 चीज़ें याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है, अर्थात ये हम ज़्यादा यूज करते हैं तो भूमिका भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वसा की जो क्षमता होती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होती है। तो अगर बोला जाए कि प्रति यूनिट इनमें से निम्नलिखित में से किसका प्रति यूनिट मात्रा लेने पर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, तो उसका उत्तर वसा होगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस से मिलती है, तो वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो भूमिका और क्षमता में अंतर होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। शरीर का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं, प्रोटीन शरीर का निर्माण या कोशिका की मरम्मत, कोशिका की वृद्धि में योगदान देता है। उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जो हैं जल, विटामिन, खनिज आदि हैं। प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले जो पदार्थ हैं, इम्यून पावर जो निर्मित करने वाले पदार्थ हैं, खनिज और विटामिन्स हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? किसके ये प्रकार हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अक्सर आप सुनते होंगे। सैकेराइड है तो ये तो आराम से आप बता ही लेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, डी इसका उत्तर होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज आदि। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, अर्थात ये मोनोसैकेराइड की तुलना में जटिल होते हैं।
पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलते हैं, अर्थात ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे मंड, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन आदि क्या हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सैकेराइड्स हैं। अगला प्रश्न है तरुण अर्थात युवा तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं। ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग एक समान होती हैं। बी है ऑप्शन, तरुणों में ज़्यादा, वृद्धों में न्यून होती है। आवश्यकता की बात कर रहा है। वृद्धों में देखिए, आप प्रश्न सही से पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पे आवश्यकता कह रहा है, ये नहीं कह रहा है किस में ज़्यादा होती है। अगर किस में ज़्यादा होती है प्रोटीन की मात्रा तो तुरंत पता चल जाएगा, युवाओं में ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा युवाओं में होती है भाई। लेकिन आवश्यकता यहाँ की बात कर रहा है। आवश्यकता किसको रहेगी? जिसके पास शक्ति नहीं रहेगी, जिसकी शक्ति क्षीण रहेगी। तो वृद्धों में शक्ति क्षीण रहती है, अर्थात युवाओं में आवश्यकता कम होती है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण उनका तेज़ी से होता है उनके शरीर में, तो बाहर से प्रोटीन लेने की आवश्यकता उतनी नहीं रहती, कम रहती है। लेकिन वृद्धों में प्रोटीन संश्लेषण उस गति से हो नहीं पाता है, मांसपेशियां वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बाहर से उनको प्रोटीन मिलनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, वृद्धों में उच्चतर, तरुणों में न्यूनतर होती है, सी। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां तथा हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें अब सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं बोला है। तो जितने अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, कितने हैं? 9 अमीनो अम्ल हैं जो अनिवार्य, कुल 20 प्राप्त होते हैं, जिनमें से 9 अनिवार्य हैं। तो इनमें से कौन सा है जिसमें ये सभी उपस्थित नहीं होते हैं? दूध में तो सभी 9 पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, सोयाबीन इनमें भी पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो जब आपको ये पता रहेगा कि एमिनो अम्ल हैं क्या, प्रोटीन्स हैं, तो आप आराम से दूध लगा देंगे, अंडा लगा देंगे, सोयाबीन लगा देंगे। सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें नहीं सारे प्रोटीन, सारे प्रकार के अम्ल पाए जाएंगे, एमिनो अम्ल? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता ऐसा नहीं है, लेकिन सभी एमिनो अम्ल विद्यमान नहीं रहते हैं सभी प्रकार के, ठीक। जो अनिवार्य हैं 9, उनमें से कुछ ही चावल में पाए जाते हैं, सब नहीं पाए जाते हैं। बाकी तीनों में, दूध, अंडा, सोयाबीन में, तीनों ही में सारे एमिनो अम्ल जो अनिवार्य हैं 9 के 9 पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा चावल होगा, ए। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य अमीनो अम्ल माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है, वे संपूर्ण प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं, या कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन, दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल जो हैं कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन प्लस सिस्टीन, फेनिलेनिन प्लस टायरोसिन, मिलाकर ये वैलिन और हिस्टिडीन। हालांकि इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, पूछता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेंगे, 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये माइंड में रहेगा। मान लीजिए पूछ ही लिया, अब एग्जामिनर क्या है, वो करता क्या है, बुक एक उठाता है, उसके माइंड में उसने ये पढ़ लिया, उसके माइंड में आया हाँ ये क्वेश्चन नया है, चलो यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। यही करता है, आप भी यही करोगे। आपको ये काम दे दिया जाए क्वेश्चन बनाने का, आप क्या करोगे? दिमाग अगर फालतू का यूज करना हो तो यही करोगे, चलो इसी को दे देते हैं आज। ल्यूसिन दे देगा, लाइसिन दे देगा, वैलिन दे देगा, और एक कोई अपने से नाम ढूंढ करके दे देगा काइलिन। अब इसमें काइलिन तो है नहीं, इतना आपने पढ़ रखा होगा तो आप लगा लेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तब फिर आप वैलिन कह दोगे, ल्यूसिन है, लाइसिन है, काइलिन है, एक जैसे लग रहे हैं, वैलिन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, इसी को लगा देते हैं और आपका हो जाएगा गलत। इसलिए ध्यान से पढ़ सकते हैं चाहे तो। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अर्थात प्रोटीन को कौन खराब नहीं करता, विकृत नहीं करता है? तो ऊष्मा करती है, अवरक्त किरणें भी करता है, एक्स किरणें भी करेगा, गामा किरणें भी करेंगी,
भारी धातु लवण, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं भारी धातु लवण। तो ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा। ठीक, विकृत नहीं करता है। ऊष्मा करेगी, औरत किरणें करेंगी, एक्स किरणें करेंगी, गामा किरणें भी करेंगी जिनमें ऊष्मा होती हैं, लेकिन भारी धातु लवण ये नहीं करेंगे प्रोटीन को विकृत। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। आपके ऑप्शन रहे सामने, आप अपना उत्तर दे लीजिए। रक्त में, त्वचा में, ऊन में या अंडों में? अल्फा किरेटिन पूछ रहा है, तो ये कहाँ रहता है? त्वचा में पाया जाता है अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन। अल्फा किरेटिन किरेटिन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। अल्फा किरेटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर पर बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों, खुरों आदि में पाया जाता है। पूछता भी है ये प्रश्न। ठीक, बीटा किरेटिन ये कहाँ पाया जाता है? पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों एवं चोंच तथा सरीसृपों के शल्कों, जो ऊपर कवच होता है, उनका निर्माण होता है। तो अल्फा बीटा ये इनका कहाँ कहाँ क्या स्ट्रक्चर है दिया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? अब पहले वाले प्रश्न में बता दिया, ये तो बड़ा आसान है आपके लिए। वृद्धि पूछ रहा है शरीर की, कोशिका वृद्धि या शरीर की वृद्धि, कोशिका निर्माण आदि के लिए कौन जरूरी होता है? प्रोटीन। सी इसका उत्तर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही कूट का चुनाव दीजिए। ये दूध के बारे में सब हैं। तो लैक्टोज तो शर्करा है, ये दूध के मीठेपन का कारण होती है। ठीक है, अब बाकी आप ऑप्शन चुन लीजिए अपना पहले। अब अपने उत्तर दे लीजिए। आप एक बार फिर दिखा देते हैं, और ये हैं उत्तर। चलिए, लैक्टोज क्या है? ये शर्करा है, दूध के मीठेपन का कारण होती है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है दोस्तों, ये क्या करता है? दूध का दही में परिवर्तन करता है, लैक्टोबैसिलस। रेनिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, एंजाइम है रेनिन। ये क्या करता है? दूध प्रोटीन को जो है ये पचाता है। ठीक, ये एंजाइम पचाने में कार्य करता है। केसीन क्या है? ये भी प्रोटीन है, दूध के सफ़ेद रंग का कारण होता है। दूध के सफ़ेद रंग का कारण केसीन, दूध में पीलेपन का कारण जो अक्सर गाय के दूध में देखा जाता है वो किरेटिन। तो पूछता है दूध में सफ़ेद पीलापन का कारण क्या है? तो कैसीन और क्या मैंने अब बताया आपको, कैसीन और किरेटिन, ये दोनों मिलकर। लैक्टोमीटर एक है, लैक्टोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा पदार्थ इनमें से? ऑप्शन आपके सामने है, आप अब कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर कमेंट कर दें। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पनीर। ठीक है, अक्सर जिनकी हड्डी टूट जाती, मांसपेशियां फट जाती हैं, उनको पनीर खाने के लिए कहा जाता है, उनको एडवाइस की जाती है पनीर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसीलिए क्योंकि शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि जल्द से जल्द इससे होती है। शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा। विटामिन से क्या होते हैं? देखिए, अक्सर विटामिन से बहुत सरल प्रश्न पूछता है, लेकिन आप लोग सरल के चक्कर में गलत करके चले जाते हो लालचवश। तो कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, या जीवित जीव हैं, या इनमें से कोई नहीं है। याद रखिए कि विटामिन ये कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, ये कार्बनिक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन।
सर्वप्रथम वर्ष 1992 में वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। ये सन गलत दिया है दोस्तों, 1992 तक तो ये जीवित ही नहीं थे, शायद 1967 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये जो है गलत है, 1992 में नहीं है, सन मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, ये सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। देखिए सारे विटामिन नहीं, कुछ विटामिन शरीर में संश्लेषित होते हैं लेकिन उनकी मात्रा अल्प होती है, बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। सहायक आहार मतलब सप्लीमेंट्री फूड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की बात कर रहा है। अस्थि रुग्णता बिल्कुल सही है, अस्थि संबंधित रोग हो जाता है। नियासिन, नियासिन अर्थात विटामिन 3 B3, पेलाग्रा या चर्मग्राह बिल्कुल सही है। कोबाल्मिन संघातिक रक्ताल्पता अर्थात विटामिन B12, इसकी वजह से संघातिक रक्ताल्पता बिल्कुल सही है ये भी। राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी नहीं होता दोस्तों, ये यही गलत है। बेरी बेरी होता है थायमिन से, विटामिन B1 से, ठीक है। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2, तो डी होगा इसका उत्तर, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग हो जाता है, जबकि बेरी बेरी नामक रोग थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन का नाम भी आप रटे रहेंगे तभी आपका। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, कल से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, 25-30 तक करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।